नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आज के दिन की 8 बड़ी खबरों का। तो चलिए बात करेंगे। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि आज अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो हाटिया बहार रैली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर के सतौन में पहुंचेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। सत्ता पक्ष की हम बात करें या विपक्ष की तैयारियों में सभी इस समय लगे हुए हैं। चौथी खबर में अगर हम बात करें तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव की 29 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का आज केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। वहीं पार्टी नेताओं ने इस सीट को लेकर सोनिया गांधी भी फैसला करेंगी। पांचवी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल होंगे। छठवीं खबर फारूक अब्दुल्ला के पास आज पीएचईडी की बैठक होगी और पीएचईडी ने गैर स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के विरोध की रणनीति बनाने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। सातवीं खबर सीएम योगी से जुड़ी होगी और वहीं आठवीं खबर भारत के विदेश मंत्री के मिस्र दौरे पर। तो चलिए फिलहाल आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई अहम बैठक। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 10:30 बजे सत्र को संबोधित करेंगे वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय का 2 दिन का यह सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। व्यवहारों को साझा कर पाएंगे। यहाँ के जरिए विचारों के आदान प्रदान और आपसी सहयोग सुधारने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वर्चुअली सत्र को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज ये बैठक पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं हाटिया बहार रैली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर के सतौन में पहुंचेंगे। बड़ी खबर, जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने के बाद उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर पहुंचेंगे। ये दौरा काफी अहम, जब वो संबोधित करेंगे उस दौरान कौन कौन सी उनकी बातें होंगे बड़ी, वो भी देखने वाली बात होगी। वहीं पुलिस विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम भी किए हैं। एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि जनसभा स्थल में प्रवेश करने के लिए 10 DFMD प्रवेश द्वार भी तैनात किए गए। रैली में केवल मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत होगी। पहले गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर के उतरने का कार्यक्रम पावंटा साहिब में निर्धारित था, लेकिन पावंटा साहिब से सतौन की दूरी 20 किलोमीटर होने के कारण एनएसजी की टीम ने हेलीपैड के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन के मैदान को अब चुना है। बलदेव तोमर ने यह भी कहा कि आभार रैली में पहुंचने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए उचित पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। काफी बड़ी है रैली। 10:30 बजे दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए सतौन के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे सतौन के ग्राउंड में उतरेंगे अमित शाह। तो चलिए एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों और इन सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग। मतों की गिनती होगी 8 दिसंबर को। हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव कराने की प्रक्रिया होगी। नामांकन की आखिरी तारीख होगी 25 अक्टूबर। 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरी जो तिथि है 29 अक्टूबर होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के चुनाव में 55 लाख वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव के तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है।
प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ ही साथ कांग्रेस और पहली बार चुनावी मैदान में हिमाचल में नजर आ रही आम आदमी पार्टी, जो तैयारियों में जुटी हुई है कि कैसे हिमाचल में अपना दबदबा दिखाया जाए। बारह नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे। लंबा इंतजार है नतीजों के लिए भी। चलिए एक और बड़ी खबर, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का आज केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 अक्टूबर को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई और प्रदेश के प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, मुकेश अग्निहोत्री भी रैली के बाद दिल्ली पहुंचे। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची सोनिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव। कांग्रेस इस तैयारी में, क्योंकि पता है कांग्रेस को कि हिमाचल का ट्रेंड 5 साल के बाद जरूर बदलता है। क्या इस बार हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में है क्या? पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को और भी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरना होगा और मेहनत करनी होगी और जद्दोजहद अभी बाकी है। 39 सीटों के लिए केंद्रीय कमेटी ने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। 12 सीटों सहित कुल 29 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम फैसला अब इस पर लेंगी। पार्टी के कौन से नेता को कहां पर जगह दी जाए, इस पर भी मंथन। चलिए एक और बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। अशोक गहलोत को आप देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 1.5 महीनों में गुजरात और हिमाचल में कुल 10 दिन बिताए। 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला रेजिडेंस में आज पीएजीडी की बैठक होगी। पीएजीडी ने के गैर स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के विरोध की रणनीति बनाने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद न्यायमूर्ति अजनैन मसूदी को समिति का संयोजक बनाया गया। समिति में गठबंधन के घटक दलों और कांग्रेस, शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे। समिति गठित किए जाने की घोषणा करते हुए गठबंधन के प्रवक्ता एम.वाई. तारिगामी ने कहा कि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनने के करीब 1 महीने के बाद समिति के गठन की घोषणा की गई है। पीएजीडी ने 22 अगस्त को श्रीनगर और 10 सितंबर को जम्मू में भी बैठक की थी। इसके पहले वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचेंगे। शहर में करीब 18 घंटे तक रुकेंगे। सीएम हैबिटेट सेंटर समेत 406 करोड़ की 59 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद से हेलीकॉप्टर से लोधा आईटीएम कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का जायजा लेंगे। साथ ही इसके बाद हेलीकॉप्टर से 38वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड पहुंचेंगे। कमिश्नरी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। इसके बाद लाल डिग्गी स्थित नगर निगम के हैबिटेट सेंटर में गंगा नदी पर बने सांगरा पुल, वाणिज्य कर कार्यालय, अलहदादपुर स्टेडियम समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी के द्वारा। सोलह अक्टूबर को एटा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी।
सीएम योगी आईटीएम कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर ये दौरा अलीगढ़ का काफी है। महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का जायजा लेंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 दिवसीय मिस्र का दौरा। अफ्रीका भारत के रिश्तों को मजबूत करने की शुरुआत भारतीय कारोबारियों को संबोधित करेंगे। दोनों देशों की राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंच गए। 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री मिस्र और भारत के बीच गठजोड़ को मजबूत बनाने के नए रास्तों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर की विदेश मंत्री के रूप में मिस्र की यह पहली यात्रा होगी। 15-16 अक्टूबर तक मिस्र यात्रा पर रहेंगे। इसमें कहा गया कि मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर अपने समकक्ष सामी शौकरी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इस यात्रा से सहयोग को गहरा बनाने और द्विपक्षीय गठजोड़ के नए रास्ते तलाशने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इस दौरे को भी काफी अहम माना जा रहा है। जो बातचीत होगी, दोनों देश इस साल अपनी राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो चलिए एक बड़ी खबर मुरादाबाद से। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश जफर। एनकाउंटर में आरोपी बदमाश जफर को गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश जफर घायल और जफर की तलाश में काशीपुर पहुंची थी यूपी पुलिस। काशीपुर में यूपी पुलिस पर हुआ था हमला। एनकाउंटर में आरोपी बदमाश जफर को लगी गोली। गोली लगने से बदमाश जफर फिलहाल अभी घायल है। मुरादाबाद यूपी की यह तस्वीर। जफर की तलाश में काशीपुर पहुंची थी यूपी पुलिस। जब दोनों राज्यों की पुलिस कर्मियों में भी आपने देखा था थोड़ी सी बातचीत में नोकझोंक देखी गई कि आखिर बिना इजाजत के कैसे सीमा के अंदर। एनकाउंटर में आरोपी बदमाश जफर को लगी गोली। एनकाउंटर में आरोपी बदमाश जफर को गोली लगी है। कुछ दिन पहले आपने डीआईजी की बाइट भी सुनी थी इस पूरे मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश की, फिर एनकाउंटर की खबरें सामने आई। एक की मौत होगी और कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं जयपुर में सट्टा कारोबारियों का भंडाफोड़ हुआ। सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहा था सट्टे का यह पूरा खेल। 37 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। 70 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किया गया। लाइव मैच के दौरान यह सट्टे का खेल चल रहा था। करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब किताब मिला है। स्टेडियम में चल रहा था सैयद मुश्ताक क्रिकेट टूर्नामेंट। पहली बार स्टेडियम से हुई सट्टेबाजों की गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाइव मैच के दौरान यह सट्टे का खेल चल रहा था। करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। लाइव मैच के दौरान ये सट्टे का खेल चल रहा था। जयपुर की ये तस्वीर। चलिए एक और बड़ी खबर। यूपी के अलीगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। इमारत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोग घायल। इमारत भी 5 मंजिला थी। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुरंत टीमें वहां पर पहुंची हैं। अलीगढ़ यूपी की यह तस्वीर। 5 मंजिला इमारत गिरी। इमारत का एक हिस्सा गिरा। 4 लोग वहां पर घायल। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रहा। इमारत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोग घायल।
वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल बाकी है, मगर सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अब कमर कस ली है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में एक्टिव दिखाई दे रही है। हिमाचल चुनाव की तारीखों के ऐलान और गुजरात चुनाव पर अहमदाबाद पश्चिमी से बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी ने न्यूज इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हमारे साथ हैं सांसद किरीट सोलंकी अहमदाबाद पश्चिम से। किरीट भाई, हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, गुजरात की बारी है, किस तरह से देखते हैं डबल इंजन सरकार को? गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में जिस प्रकार का सबका साथ और सबका विकास को लेकर जो लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों के लिए कल्याण के कार्य कर रहे हैं, करीबन 27 साल से गुजरात की प्रजा ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। चाहे वो 2002 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2007 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2012 हो, चाहे वो 2017 हो, और अब बारी आई है 2022 की। मैं बहुत विनम्रता से मगर पूरी मक्कमता से और विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय बनेगा, जो विजय रहेगा, वो अब तक का सबसे श्रेष्ठ विजय रहेगा और भारी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल किरीट भाई, सौराष्ट्र पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पिछली बार 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन बड़े पैमाने पर था। इस बार हार्दिक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सौराष्ट्र का समीकरण किस तरह से बैठेगा? मैं अकेला सौराष्ट्र की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं। चाहे वो सौराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर गुजरात हो, चाहे वो सब महानगर हो, चाहे मध्य गुजरात हो, चाहे दक्षिण गुजरात हो, भाजपा का केसरिया का परचम सभी जगह लहराने वाला। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद। वहीं एक तरफ जहां भारत में 3 तलाक को बैन कर दिया गया और मुस्लिम महिलाओं को सौगात के तौर पर 3 तलाक पर कानूनी अधिकार मिला हुआ है, मगर दहेज लोभियों का आतंक चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद जिले से सामने आया, जहां पर दहेज में गाड़ी ना मिलने पर पति ने महिला को कॉल करके 3 तलाक दे दिया। यह पूरा मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली के कैला भट्टा क्षेत्र का है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने महिला का उत्पीड़न किया। महिला ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक बस गाड़ी नहीं दी उन्होंने। तो वो ये कहते हैं कि गाड़ी लेकर आ, गाड़ी की डिमांड करते हैं। फिर भी मैं रही वहाँ पे, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर परेशान मेरी नंद भी, मेरे जेठ सब परेशान रखते थे। वहाँ मैं कुछ दिन रही, बस 2 महीने। फिर मैं किराए के मकान में आ गई। वहाँ पर जब परेशान कर रहे थे मेरे, तो किराए के मकान में यहाँ पर रहने की जगह नहीं। उनके 3 भाई हैं, तो एक बड़ा भाई किराए पर रहते हैं, तो मैं भी किराए पे आ गई। तो वो वहाँ पे भी बदतमीजी करते थे, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ भी। उन्होंने ये कहा कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, मैं तुझे 3 तलाक। हम ये चाहते हैं कि एक तो ये जो इसने 3 तलाक दिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी तो कोई ज़रूरी है 3 तलाक देना। और दूसरी बात यह है कि भाई जो हमारा सामान ये चुरा के ले गया ना, वो सामान दे, और जो इसका साथ दे रहे हैं इसकी बहन उनको भी सबको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, रुबीना नाम की महिला है, थाना कोतवाली पर इन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें 3 तलाक और दहेज संबंधी अन्य शिकायतें भी अंकित थी। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालिक रूप से एफआईआर पंजीकृत कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा फिलहाल में अभियोग विवेचनाधीन है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें और भी दहेज के साथ साथ मारपीट और अन्य जो है आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें इनके पति समेत अन्य परिवारीजन भी नामित हैं।